बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तो आसानियां पैदा करता ही है, लेकिन जो माहौल हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद अपने लिए आसानी पैदा करने को तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है कि मुतादिद इलाकों में आपने देखा कि लॉकडाउन कर दिया गया है। ये लॉकडाउन करने का इक़दाम इसलिए उठाया गया कि बारहा कहा जा रहा था कि एहतियात करें। अब ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली इसके अलावा हल कोई नहीं नज़र आया कि इन इलाकों को लॉकडाउन कर दिया जाए। लॉकडाउन के बावजूद भी हालात ये हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं हैं। उन इलाकों से लोगों का आना जाना उसी तरह से हम देख रहे हैं कि चल भी रहा है। अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं समझ से बाहर है। लोग ना जाने अपना रवैया क्यों नहीं बदल रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ हमें ये भी है कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत को वो भी अब सख्त करने की ज़रूरत है, वाज़े करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो ये किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं। फ़िलहाल मैसेज तो हर रोज़ का यही होता है कि हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। तभी हम बाकी लोगों को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। अगर हम खुद वीकेंड्स पे अपने बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, जो कि हमने देखा भी मुतादिद पार्क्स में रश रहा लोगों का, हम बाज़ारों में उसी तरह से जा रहे हैं, हम रश वाली जगहों पे जा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही। खैर, आगे चल के मौजूदा सूरत हाल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइए अपडेट्स क्या हैं वेदर के हवाले से। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अगर स्मॉग की बात की जाए तो आज स्मॉग जो है आम दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी 388 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की जो है वो हदायत की गई है, क्योंकि मास्क इस्तेमाल करने से नाक और गले की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 72%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 52% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है मज़ीद बेहतर होने के साथ साथ दर्जा हरारत कम होगा, जबकि शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी जाहिर किए हैं। धुंध पड़ने के इम्कानात भी जाहिर किए। और आज जब मैं सुबह आ रही थी तो वो कुछ स्मॉग सी सिचुएशन जो थी वो भी देखने में आ रही थी। अब आई डोंट नो वो धुंध थी, एकदम से ऐसा लगा, लेकिन जैसे जैसे ड्राइव करके मैं आगे आती रही तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये धुंध नहीं है बल्कि ये स्मॉग है। खैर, इस तरह की सिचुएशन में और मौसम बदल रहा है, एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एहतियात प्लीज़ कीजिए ताकि आप मौसमी असरात से भी महफूज रह सकें और कोरोना वायरस से भी आप जो है वो अपने आप को महफूज रख सकें। अभी बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर हमारे पास है जी, शहर में कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना से मजीद 7 अफराद जान बहक और शहर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू, 19 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। अदरक 500 किलो रुपए बढ़ गया, मुर्गी एक ही रोज में 22 रुपए महंगी। और अगली खबर हमारे पास है जी, केनाल रोड से धर्मपुरा से हरबंसपुरा तक चिंची रिक्शों पर पाबंदी। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र। भट्ट साहब, पहली खबर आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्या कोई जादू होगा तो ये केसेस कंट्रोल होंगे? समझ से बाहर है। जादू क्या चाहिए? अच्छा, वैसे ना ख़वातीन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ख़वातीन के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं कोरोना वायरस असरअंदाज ही नहीं हो रहा, और सबसे ज़्यादा तो मर्द मुतासिर हो रहे हैं। नहीं, वैसे ख़वातीन भी मुतासिर हो रही हैं, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली कह रहे हैं तो वाकई मर्द हजरात ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खतरा तो हमें है। समझ नहीं लग रही, मार्केटों बाजारों में आप लोग जा रही हैं, सबसे ज़्यादा घूम फिर रही हैं। शादियों का सीज़न है, SOPs का कोई ख्याल नहीं है, घूम फिर भी अब तो चीज़ें वैसे लिमिटेड की जा रही हैं।
कि मसलन क्या लिमिट किया तो बताएं? शादियों के वाले से भी हमने देखा कि चीजें टाइमिंग भी लिमिटेड कर दी हैं, फिर उसके साथ साथ कहाँ पे कौन शादी सा हॉल्स, लेकिन अब तो ये था कि परमिशन दे दी गई है वेंटिलेशन के परमिशन साथ। बिल्कुल दे दी गई है, लिमिटेड तो कोई भी नहीं किया गया। आगे आप अच्छा, पता है अवाम लिमिटेड होने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ चीजें की भी जा रही हैं ना, तो बारहा हम ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि अवाम जो है वो लिमिटेड होने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना पे भी मैं आता हूँ। शादियों की जो आपने बात की, पहले होती थी शादी 3 दिन की, जो एक रस्म चली आ रही थी, माइयों, तेल मेहंदी और फिर बारात, वलीमा। अब तो शादियां एक एक हफ्ते पे चली गई हैं। 1 महीना पहले मायों किया जा रहा है, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद तेल मेहंदी की जा रही है, फिर सोचा जाएगा मैं बारात लेके जानी है कि नहीं जानी है, उस तो बाद फिर वलीमे दी वारी बिल्कुल ऐसे ही है। बट सब एक अपडेट हमारे तक आई है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है, आप तक पहुंचाएंगे नाज़रीन। लाहौर में कोरोना के बाद जारी है कोरोना वायरस, शहर में मजीद 4 जिंदगियां निगल गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। इससे कबल कल तक के आपके साथ फिगर शेयर किए थे। शहर में कोरोना के 231 नए मरीज भी सामने आए हैं। अपडेट्स जानते हैं, जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी जाहिद साहब। जी, कोरोना वायरस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी न सिर्फ शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि कोरोना से जो अमवात हैं वो मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 4 मजीद जिंदगियां जो है वो कोरोना वायरस निकल गया, और इसके साथ 231 नए मरीज जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। और अब तक इस वबा से जो मुतासरा अफराद हैं लाहौर में, उनकी मजमूई तादाद 58,565 और अमवात 1,195 तक पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब शहर के अस्पतालों में भी बदस्तूर पेशेंट्स जो हैं वो न सिर्फ दाखिल हैं, बल्कि सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। इस वक्त 263 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना कन्फर्म पेशेंट्स जिनको कोरोना वायरस लाहक होने की तस्दीक हो चुकी है वो ज़ेर इलाज हैं, और इनमें से 100 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जबकि हालत तशवीशनाक होने की वजह से 25 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 524 नए केसेस सामने आए, और इसके साथ साथ जो है वो पंजाब भर में 12 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो पंजाब में मुतासरा शहर है वो लाहौर है। माहिरीन का कहना है कि जब तक हम SOPs पर अमल नहीं करेंगे, कोरोना जो है वो उसकी हालिया लहर में मजीद शिद्दत का खदशा है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बट साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, और फिर एक बार शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, अमवात भी जो रिपोर्ट हो रही हैं वो शहर लाहौर में ज़्यादा हो रही हैं। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बारहा ये कह रही हूँ कि ना तो लोग अपना किरदार उस तरह से अदा कर रहे हैं, ना ही कोई हुकूमती पॉलिसी। ये अब लॉकडाउन किया गया है, 26 इलाके हैं, अब इस लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। डबल रोटी वाला लॉकडाउन है ना, देखिए ना, स्मार्ट रहना तो स्मार्ट लॉकडाउन ही होगा। आप ये देखें, आप उस लाइन पर जा रहे हैं जहां पर पहले मरहले के अंदर इटली, अमेरिका और बाकी जो ममालिक है वहाँ पे ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ और अमवात की रेशो बढ़ गई। हमारे भी डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है अब ये रेशो। अच्छा, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अभी तक लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं? हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो अभी भी ये बात कहते हैं जो पहले फेज में थी, कोरोना वाकई है, एती अपोजिशन दे जलसे वास्ते नहीं कीता जा रहा है। बट सब लोग इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और एक्चुअली कर रहे हैं कि सारे हुकूमती सतह पर जो बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो भी हो रही हैं, अपोजिशन के जलसे भी हो रहे हैं। तो एक्चुअली अब इम्पैक्ट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से लोगों को कि एज सच ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग अब ये चीज़ मेंशन बारहा कर रहे हैं कि भाई इनके तो सारे काम हो रहे हैं, तो हम क्यों घरों में महदूद होकर बैठ जाएं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, हम क्यों अपने फंक्शन छोटे करें? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही है। देखिए, जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर रही है। देखिए, उनकी जो अपनी मीटिंग्स है जो इनसाइड होती है, वहाँ पे आप देखें वो कोरोना SOPs के ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही हैं, लेकिन आउटसाइड जो हो रहा है उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम कैंसिल भी किए हैं। हर वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना हम पे कोई फर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़, पार्टीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कम किया और है। ऐसा करके ही आप आवाम का एतमाद भी बहाल कर सकेंगे। लेकिन अवाम नहीं ना, असल प्रॉब्लम ये आ रही है। अभी मुल्तान जलसे के हवाले से मैं अपडेट्स देख रही थी, जगह को सील कर दिया गया, जलसा गाह को, लोगों को
परमिशन नहीं लेकिन दी। ये हल नहीं है ना, वही ना, ये हल नहीं, इससे पहले क्यों नहीं? Exactly. अब ये जो हालात हैं उनका जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, वो तो रोके भी नहीं रुकेंगे जलसा जिस तरह से अभी सिचुएशन है, तो इससे पहले भी तो कंट्रोल किया जा सकता है, बैठ के भी तो एक जगह पे बट बातचीत की जा सकती है। बिल्कुल, मैं यही बात कहने वाला था। बैठ के बातचीत उस सूरत में होती है कि जब आप किसी साइड से नरमी दिखाएं। हुकूमत तो किसी साइड से नरमी दिखा नहीं रही है, उनके जितने स्पोक्समैन हैं, आप टीवी प्रोग्राम्स में चले जाएं, आप अभी 12:15 बजे हमारी मुआविन खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, वो वहां पे बैठ के अपोजिशन को खूब लताड़ेंगी, ठीक है। हुकूमत का जो भी मिनिस्टर उठेगा, जो भी बंदा उठेगा, मेरी बात सुने, इस तरीके से मामला हल नहीं होते। आपको किसी साइड से सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाना होता है। भी फिरदौस आशिक अवान साहबा के मेरे सामने वो कह रहे हैं जी कोरोना के साथ साथ पीडीएम वायरस का खात्मा, थोड़ा सा संजीदगी से अब इस मामले को देखें ना, जब आप मुसलसल अपोजिशन को दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर कौन बात मानेगा? आपका क्या ख्याल है? आप वहां पे गिरफ्तारियां कर लेंगे, आप लोगों को पकड़ लेंगे, आंसू गैस चलाएंगे, तो इससे कोरोना कम हो जाएगा? इससे कोरोना कम नहीं होगा भाई, इससे कोरोना कम नहीं होगा। मजीद पकड़ धकड़ से हालात खराब होंगे, हालात खराब के लिए बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, संजीदगी दोनों साइडों से नहीं दिखाई जा रही है, ना अपोजिशन की तरफ से दिखाई जा रही है, ना इनकी तरफ से दिखाई जा रही है। कोरोना वाला जो है वो तो दरमियान में आ गया, वो बेचारा सैंडविच बन फिर गया। हम ये कह दें वो चाहे हुकूमत है वो चाहे ऑपोजिशन है, मुल्की मुफाद किसी के लिए भी तरजीह नहीं है, ये सबको इस टाइम अपनी अपनी पड़ी है, अपनी पड़ी है। वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं। अवाम है, अवाम को जब तक आप संजीदगी शो नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं, आपने कहा हमने एसओपीज बना दिए हैं, फिर वही बात आ जाती है, हर दफा आके यही बात करता हूं, मुझे बताएं किस मार्केट के अंदर कौन एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट करवा रहा है? कहां पे हैं वो जुर्माने करने वाले? कहां पे हैं वो जुर्माने? फिर ये आपके जो आप स्टेप्स ले रहे हैं कि लॉकडाउन कर रहे हैं, टाइमिंग महदूद कर रहे हैं, हर रोज एक नया हुक्मनामा जारी हो रहा है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सर, अब ये आप किया अभी जाएगा। भी कता कलामी माफ, आप अभी भी इन स्मार्ट लॉकडाउन जहां पे किया गया वहां पे चले जाएं, मैं आपको बताऊं वहां से लोग अभी भी निकल रहे बिल्कुल, हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर रिश्तेदार आ रहे हैं, मतलब लोगों को भी नहीं ये चीज समझ लग रही है कि अगर आप बाहर से उन इलाकों में जा रहे हैं जहां लॉकडाउन किया, कोई तो वजह है जो लॉकडाउन किया सर, आप किसी दुकान पर चले जाएं, किसी जगह पे जाके बैठ जाए, वहां पे एक ही बात, यार वाकई कोरोना हैगा, वाकई मरीज है नहीं, आप उसको वो आगे से उसका एक ही जवाब आएगा, यार लाहौर जो जलसा हो रहा है ना, एल जलसे नू बंद करने वास्ते रिलेट कर रहे हैं लोग, वो उसके साथ रिलेट कर देते हैं। भाई उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, फिर ही कोई मामला हल होगा। नहीं तो देखे ना, जाहिद साहब ने अपनी बताया कि हॉस्पिटल्स फिर भर गए, लेकिन उसके बावजूद हम जो है हम सीरियस नहीं हो रहे हैं। हुकूमत तो एक तरफ छोड़ दे, हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमें हर बंदे को अपने घर के अंदर देखना है कि उसके अंदर कोई बूढ़े वालिदैन हैं, हर कोई घर में बच्चे हैं, हर घर के अंदर है। भी ज्यादा बारहा यही कहा जा रहा है कि बड़े बूढ़े जो हैं वो ज्यादा मुतासिर अच्छा, हो सकते पहले हैं। फेज के अंदर आपको लोग फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो हिफाजती तदाबीर करते हुए नजर आते थे। लोगों में कुछ डर था, अब तो लोग बिल्कुल ही बेखौफ है। ईमानदारी वाली बात है कि आप मास्क लगा के सड़क पर घूम रहे हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा पागल है। सही बात है, ईमानदारी वाली बात है, आप लगेगा पागल है, आपको शर्मिंदगी होने लग पड़ेगी, यार मैं मास्क ला के फिरना पे हुए सारे थे, वो आपको लोग हैरत भरी नजरों के साथ देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भट्ट साहब, अब जो कोरोना से रिलेटेड जो फैसले हैं वो शायद जल्दबाजी में स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन लोग इससे परेशान हो जाते हैं। बिलाशुबा जिन लोगों के इवेंट्स हैं वो चाहे एसओपीज को फॉलो करते हुए इवेंट्स कर रहे हैं, जिनकी किसी की खुशी के काम है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते ना कि काम खराब हो। अब शादियों के हवाले से जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि शादी के औकात कार सुबह 11 से 3 बजे तक कर दिए गए हैं। इसी पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ट्वीट किया कि ये उनकी जाती राय है, इस पे फैसला कोई नहीं हुआ। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है बट साहब, इससे तो लोग एक्चुअली परेशान हो जाते हैं ना। बिल्कुल है, देखे ना कि वो वजीर सेहत है जहां से सारे फैसले जो है माजरत, जहां से सारे फैसले जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स की, वो सारी सूरत हाल जानती हैं डॉक्टर साहिबा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं उनकी इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं करूंगा कि आप शादियां सुबह के टाइम पे उठा के ले जाएं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करूंगा। बट साहब ये तजवीज है कि कर दिए गए हैं, कर दिए गए, फिर बाद में डॉक्टर साहिबा आती हैं और वो ये कहती हैं कि जी ये उनकी जाती राय है। बिल्कुल, आप देखें ना कि हुकूमत के अपने ही जो लोग हैं उनकी आपस में ही मित नहीं मिल रही है। वो एक कह रही हमने कर दिए, दूसरा कह रहे भाई वो भी जिम्मेदार है, उनके वजीर सेहत है, आप मुआविन खुसूसी। इसका मतलब है कि आप दोनों, आप हुकूमत के और जो मिनिस्ट्री और जो स्पोक्समैन है
ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کیا بات کرنی ہے, کس نے کیا کہنا ہے اور کون کیا کہنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے 12:15 بجے ابھی جب یہ ڈاکٹر صاحبہ پریس کانفرنس کریں فردوس صاحبہ تو اس کے اندر کلیریفیکیشن آ جائے چیزوں کی, لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ مجھے بتائیں عوام تو ڈبل مائنڈڈ ہوں گے, پریشان ہو ہی جائیں گے نا. لوگوں نے شادیوں کے لیے بکنگ کروائی ہوئی ہیں اور اچھے خاصے پیسے آپ نے پے کیے ہوتے ہیں. ویسے نا یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع تھا, ایمانداری والی بات ہے, بہت اچھا موقع تھا, بلکہ ہے کہ آپ اپنی شادیوں کو تھوڑا سا محدود کر پیسے بچا لیں. سر آپ اسی پیسے سے عمرہ کرنے چلے جائیں, بالکل ہیں اسی پیسے سے آپ کسی اور کی مدد کر دیں. کئی ایسی بچیاں ہمارے گھروں کے اندر بالکل صحیح. کیا ضروری ہے کہ ہم نے یہ دھوم دھڑکا کرنا ہے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جو میں نے پہلے بات کی شادیوں کی نا ایسے ہی ہے, پہلے 2-3 دن کے اندر معاملات سارے اب ایک مہینے کے اوپر لے گئے. کل ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی آج ان صاحب کی مائیوں ہیں, انہوں نے کہا شادی کا, اس نے کہا 1 مہینے بعد, انہوں نے کہا درمیان دے وچ یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیں یہ سب پیسے کی گیم ہے. آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس, بھائی پیسہ ہے تو یہ کیا جا رہا ہے. اب یہ یاسمین صاحبہ نے جو تجویز دی ہے میں اس سے اتفاق کروں گا. آپ دن میں لے آئیں, دیکھیں دن میں لے آئیں شادیاں, کوئی حرج نہیں ہے, دن میں کی جا سکتی ہے شادی. رات کی نسبت دن میں آپ کو سہولت رہے گی, بجائے اس کے کہ رات ٹھنڈ بھی ہے, پھر اوپر سے جو سموک والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اپنے آپ کو سیو کریں, بہتر یہ ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں, اپنی بھی جان بچائیں, دوسروں کی بھی بچائیں. لیکن اس سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ٹائمنگز محدود کر دیں تو پھر کسی کو بھی ٹائم نہیں مل پاتا, تو لوگوں کے ایونٹس بھی خراب ہوتے ہیں. تو ٹائم تو محدود کیا ہی نہیں نا اس میں, آپ مجھے بتائیں ٹائم تو کسی بھی جگہ پر اگر سارے ہالز اسی ڈگر پہ آ جائیں نا کہ صبح کے ٹائم ہی شادی کی یہی ٹائمنگ ہونی ہے, تو پھر جن لوگوں کے ایونٹس ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا شام کو بھی نا, شام کو بھی وہی ٹائم ہوں گے. دیکھیں نا کتنے بجے تک ہے, 7 سے 10 بجے تک ہے نا, تو وہی ہالز ہیں, وہی ٹائمنگ اٹھا کے صرف یہ ہے کہ رات کی بجائے دن میں کر دیا گیا. دن میں سہولت ہے, سب کو سہولت ہے. آپ دن کی روشنی میں بھائی آپ وہ جو میک اپ کروا کے آپ معذرت کے ساتھ وہ جو آپ کی بیگم صاحبہ بھی آئے گی آپ دن میں دیکھ لیں گے. صحیح ہے, لیکن اس سے یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک دفعہ آپ کو سٹیٹمنٹ کچھ اور پتہ چل رہی ہے, دوسری دفعہ کچھ اور پتہ چل رہی ہے, یعنی آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ کون سا فیصلہ اصل ہے, کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے. تو اس میں جتنا ابہام ہوگا لوگ اتنے ہی پریشان رہیں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکس ہوگی پولیو کی نئی کیمپین جو شروع کی گئی ہے, اس پہ بات کریں گے آفٹر دی بریک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر کرونا کے بعد پولیو کی جو سچویشن شہر میں ہے, بارہا پولیو کی مہم شروع کی جاتی ہے, لیکن ہمیشہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نقص رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اگین وہی جگہ جہاں سے پولیو کے سیمپلز اگر لیے جائیں تو وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں. 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کی گئی ہے. 19 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض نے UC 84 کی جھگیوں میں مقیم بچوں کو ویکسین پلا کر پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. بٹ صاحب 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد آپ پولیو مہم شروع کرتے ہیں, اس مہم کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے ڈیٹیل بیٹھ کے کہ آیا کہاں پر کوئی نقص رہ گیا ہے جس کی وجہ سے نتائج ہمیں ویسے کے ویسے مل رہے ہیں؟ دیکھیں نقص کا سب کو پتہ ہوتا ہے, جب زخم ناسور بن جاتا ہے نا, کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس کا کینسر کا علاج کیا جاتا ہے, اس زخم کو پورا اندر سے جو ہے یعنی کہ ریپیئر کیا جاتا ہے. میں ریپیئر کا لفظ, آپ نے کبھی جب آپ یہ سڑکوں پہ جاتی ہیں, جب ہم سڑک پہ گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر سڑک کے اوپر پیچ لگائے جاتے ہیں, پیچ لگائے گئے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس سڑک کو صرف نیچے سے ادھیڑ کے اس کو صرف اس کو پیچ لگا دی جاتی ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین یہ شروع کرتے ہیں نا, ہر تھوڑے دن بعد ان کو بہت زور کہا جاتا ہے کہ یہ پولیو کی کمپین شروع کریں. دیکھیں یہ وہ پیچ لگاتے ہیں, صرف اس کا مکمل علاج نہیں کرتے. اور بٹ صاحب وہ جب آپ کبھی ڈی سی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیو مہم کو لوگ کیٹر کر رہے ہیں, اتنی زبردست طریقے سے آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کہیں پہ بھی رسپانسبلٹی اپنے اوپر نہیں لی جاتی ہے. اس کے باوجود کہاں پہ کوئی نقص رہ جاتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اتنا کیمپین شروع کرنی پڑتی ہے, تمام علاقوں میں دور دراز جا کے دوبارہ سے ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, لیکن رزلٹ وہ نہیں آتے. دیکھیں وہی میں وہ بات کمپلیٹ اس طرح کہ پیچ کیا, دیکھیں آپ ویکسین جتنی مرضی پلا لیں, کیسز پھر آئیں گے. کیوں آئیں گے کیسز؟ پولیو کا مرض کیوں پھیل رہا ہے؟ گندا پانی نا,
सीवरेज का मिला पानी जो नीचे से आ रहा है, क्या उन इलाकों के अंदर जो सीवरेज के पाइप हैं आपने तब्दील किए हैं? फिर आप कहते हैं कि वहां से पोलियो के केसेस निकल आए। भाई आप वैक्सीन जितनी मर्जी पिला ले, वैक्सीन पिलाने से क्या होता है, लेकिन जब पानी वहां का एरिया के अंदर पूरा गंदा जा रहा है, गंदगी है उस पूरे लाहौर शहर के अंदर, जिस जहां से जो पाइप टूटे हुए हैं नीचे से, आप खुद तस्लीम करते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप उसको तब्दील ही नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं 100 साल तक आप पोलियो वैक्सीन पिलाते रहे, 100 साल के अंदर केस निकलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको ये मुतमईन कर देंगे, आपको बता देंगे भाई ये जन्नत है, आप मान भी जाएंगे ये जन्नत ही है, लेकिन उस जन्नत के अंदर होगा कुछ नहीं। बिल्कुल सही, वो एक आपने खुद अपनी बनाई हुई है, लेकिन जब तक आप इसका इलाज जो गंदा पानी है, जो टूटे हुए और बट साहब ये एकदम से भी नहीं हो जाना, इतना बड़ा शहर है, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ना है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि फौरी तौर पर ये काम हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं नजर तो आए ना कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। सर वो बाकी मामला तो निकलन थे फिर और कुछ करना, तनकीद सिर्फ उन्होंने साबका हुकूमत पे बनानी है। पीटीआई गवर्नमेंट की जो अलिफ है ना वो शुरू होती है अपोजिशन से और खत्म होती है बिल्कुल एंड पे जाके जब ना ये के ऊपर सारा कुछ कीता कराया उन्होंने। यानी कि भाई आपकी जिम्मेदारी डाली गई तो आपने भी तो कुछ करना है ना, क्या कर रहे हैं आप? अभी आप इसके बाद अगली खबर पे आएंगे सुपर लीड के ऊपर, अदरक 500 रुपए किलो। वो तो हालात जो हैं वो समझ से बाहर होते चले जा रहे हैं कि आवाम करें तो क्या करें। खैर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम की हम बात कर रहे हैं, डीसी साहब ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ डीसी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डीसी साहब 5 रोजा पोलियो मुहिम का एक बार फिर से आगाज किया गया है, आपने इफ्तिताह किया है। ये पिछली पोलियो मुहिम जो की गई है उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से बेहतर नताइज इससे हासिल किए जा सकते हैं? क्योंकि जो पहले हमने पोलियो मुहिम देखी है शुरू की जाती हैं वो भी बहुत जबरदस्त मुहिम चलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते, तो ये मुहिम किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए जो पोलियो की कैंपेन है इसके अंदर हमारा टारगेट होता है कि 5 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम जो बच्चे हैं जिनकी एज है, उनको पोलियो कतरे पिलाए जाए। तो इस दफा हमारा टारगेट तकरीबन 18,75,000 बच्चों का है लाहौर के अंदर। लास्ट टाइम भी हमने 103% अचीव किया था। लाहौर का इशू ये है कि लाहौर में जो ट्रांजिट पॉइंट्स बहुत है, यहाँ पर बहुत लोग आना जाना, इनफ्लक्स बड़ा है, आउटफ्लक्स बड़ा है, तो इट्स अ बिट ट्रिकी। यहाँ पर हमने ट्रांजिट टीम्स भी रखी होती हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जो कैंपेन है वो बाकी कैंपेन से मुख्तलिफ तो नहीं होती, एक जैसी कैंपेन होती है। इशू सिर्फ ये होता है कि कैंपेन ज्यादा होनी चाहिए। इस साल की कैंपेन कम हुई हैं, 3-4 कैंपेन हुई हैं कोविड की वजह से। तो अगर कैंपेन ज्यादा हो तो एनवायरमेंटल सैंपल्स के ऊपर अटक जाता है, वो नेगेटिव होता है। अगर एक ही बच्चा पोलियो का रह जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर ही और शी इज अ हैजर्ड फॉर द कम्युनिटी चिल्ड्रन, क्योंकि वो फिर एनवायरमेंटल सैंपल के जरिए ट्रांसमिट कर सकता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 5,470 हमारी टीम्स हैं जो कि आज मूव करी। मैं खुद इस टाइम फील्ड में हूँ, पोलियो की टीम्स को देख रहा हूँ और हमारी तमाम टीम। डीसी साहब वो एरियाज सभी को पता है जहां से बार बार अगर पोलियो के नमूने लिए जाते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं, तो वहां पर क्या कोई प्लानिंग चेंज की गई है इस दफा? जी मैंने जैसे बताया कि जो सैंपल्स होते हैं एनवायरमेंटल सैंपल्स वो लिए जाते हैं मुख्तलिफ जो हमारे जो सैनिटेशन के जो वाटर सैंपल्स होते हैं उनके, लेकिन उससे उसी टाइम ये नेगेटिव हो सकते हैं जब हमारी कैंपेन ज्यादा हो और कैंपेन इफेक्टिव हो। मैं इस दफा लास्ट जो कैंपेन थी इट वाज वेरी इफेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने सारे बच्चों को टारगेट किया। लेकिन अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि कैंपेन अगर ज्यादा होंगी, 2016-17 से पहले कैंपेन की जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत ज्यादा थी। सो अभी कोविड की वजह से हमें इशू बना है, कोविड की वजह से कैंपेन ज्यादा नहीं हो सक रही। तो मेरी आपके तरफ से फ्रेंकली दरख्वास्त है तमाम लोगों से, तमाम पेरेंट्स से, प्लीज अपने बच्चों को पोलियो के जरूर पिलवाएं। अभी टीमें आपके पास आ रही हैं, मैं खुद भी पहुंचा हूँ, दादागंज बख्श टाउन के अंदर मौजूद हूँ इस टाइम, और यहाँ पर मैं घरों में खुद जा रहा हूँ देखने के लिए। तो बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं, अदरवाइज ये हमेशा की लाइबिलिटी है, हमेशा के लिए अपाज हो सकते हैं बच्चे। तो हमारी टीमों का ख्याल भी रखें, उनके साथ ताउन भी करें। थैंक यू सो मच। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाशुबा इसमें लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये मुहिम शुरू की जा रही है तो लोगों के लिए है, लोगों का ताउन जब तक नहीं होगा तो इस पर काबू भी नहीं पाया जा सकता। खैर हमें भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
जी तो नाज़रीन, ये तो थी न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर की है। मौजूदा सूरत हाल ये है जी, अदरक 500 रुपये किलो से बढ़ गया है और मुर्गी एक ही रोज़ में 22 रुपये महंगी हो गई है। ये महंगाई का एक्चुअली तूफान है। और इसके साथ साथ इसी खबर के नीचे मेरी नज़र पड़ी है, पेट्रोल भी महंगा होने का इंदिया दे दिया गया। जी भट्ट साहब, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 500 रुपए ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ना, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ कितनी तारीख है जी? खाने में अदरक का इस्तेमाल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें। मैं नहीं कहूँगा। क्या छोड़ें भट्ट साहब? मैंने कहा तो चीनी आप हमेशा कम इस्तेमाल करने की तलकीन मैं करते वाकई रहते चीनी कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैं। तो क्या आप लोग करें, अदरक भी खाने में डालना भाई अपनी अपनी मर्जी है। बद जायका खाना कौन खाएगा? कौन भट्ट साहब? क्यों नहीं खाया जा सकता? बस आप समझ लिया परहेजी खाना खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आप देखें, मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं इस सारी सिचुएशन के। आप जिम्मेदार हैं। आप मैं तो कभी अदरक खरीदने नहीं नहीं गई मैं भट्ट अदरक की बात ही नहीं कर रही हूँ। देखिए ना, आपने नीचे खबर भी लगा दी है साथ ही, 1 दिसंबर से पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो मेरी बात सुने, आज 500 रुपये अभी मार्केट में आप चले जाए, 500 रुपये तो उतना ही मिलेगा, कहूँगा पेट्रोल महंगा हो गया। साहब। बिल्कुल देखा, हमने खबर भी लगा दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है ना, तो जिम्मेदार तो नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं खबर दी। ये सिटी 42 अखबार ने दी है। लोगों ने कहना जी तुसी लाई सी खबर। लेकिन भट्ट साहब, नीचे आप सब्जियों की कीमतें देखें, 525 रुपए में अदरक मिल रहा है, टमाटर 125 रुपए में मिल रहा है, शिमला मिर्च 193 रुपए में मिल रही है। ये वो चीजें हैं कि आप घर का पूरा सौदा 193 रुपए में किसी टाइम में खरीद लेते थे, अब आपको शिमला मिर्च सिर्फ 193 रुपए में मिलेगी। और बड़ी फैमिली में 1 किलो से कुछ बनता भी नहीं है। मतलब लोग क्या करें? तब्दीली लो, फिर तब्दीली वोट दो और तब्दीली ये तो शदीद किस्म की परेशानी हो चुकी है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मैसर नहीं है। सब्जियां भी लोग नहीं खाएंगे, चिकन भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया, अंडों की कीमतें, लोग खाएंगे क्या? सर, क्रिकेटर आप प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं, मैंने आपको कहा था वो सेंचुरियां करेगा। देखिए सेंचुरियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एज गेंद चुकी है मारियो, बाउंड्री दबा रही, 1 छिक्का, 2 छिक्के, 3 छिक्के। और ये एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है कि आप बगैर कुछ भी सोचे समझे अगर किसी भी कीमत में इजाफा हो रहा है तो वो आपको 50 रुपए, 100 रुपए, कोई 10-20 रुपए भी इजाफा नहीं है। मतलब किस तरह से लोग खरीदारी देखिए, एक वक्त था 1 रुपए का नोट आता था, फिर 2 रुपए का नोट आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2 रुपए का नोट बंद हो गया, 1 रुपए वाला वैल्यू ही खत्म हो गई। 10 रुपए वाला नोट भी बंद हो गया। नहीं, वैल्यू अभी खत्म हो गई सर। 1 रुपए की जगह 5 रुपए का सिक्का, तुसी 1 रुपए का छोटा सिक्का का, फिर 5 रुपए का तुसी सिक्का लैंदा, 10 रुपए का भी सिक्का है, हुण 100 रुपए का भी सिक्का है शायद, पता नहीं, मैं नहीं पता। देखें, इसके बाद जो है ना, अब ये इन्होंने 100 का नोट खत्म कर देना है। 100 की कोई चीज ही नहीं आपको मिलेगी, 100 से ऊपर की मिलेगी। जिस तरह बैंकों ने ये कर दिया है, 500 रुपये आप निकलवा नहीं सकते हैं। पहले 100 रुपया बंद किया, अब उन्होंने 500 रुपये भी बंद कर दिया। 1000 रुपये का नोट तुसी कढ़ना है, 1000। तो इसके बाद जब ये अदरक, टमाटर, मिर्चे, अच्छा हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, और मैं अपने घर टमाटर ते अदरक जड़ा ना वो बूटियां दे विच ला लेते ने। ये अच्छी ऑप्शन है क्योंकि अब आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। इतनी महंगी सब्जी कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन भट्ट साहब, आप जिनके घर बिल्कुल छोटे हैं वो किस तरह से ये सर छोटे छोटे गमले ले वो ना, गमले चला लो वो। देखे, लेकिन कल भट्ट साहब मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी याद आ गई है, खोखर साहब ने भी तौबा तौबा कर दी है कल, वो भी अदरक की कीमत पे। सोच लें अगर खोखर साहब ने तौबा तौबा की है तो किस लेवल में बात पहुंच चुकी होगी। देखे ना, लाजमी बात है सर, उन्होंने भी घर चलाना है ना। तौबा तौबा तो देखें, अब तौबा तौबा तो वो भी कर रहा है जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, पर अब वो क्या है कि चिड़ियां जब चुग गई खेत, क्या होता है। तो भाई वोट तो दिए ना आपने तब्दीली सरकार को, तो तब्दीली सरकार फिर जो चाहेगी, आपने उसको 5 साल का मैंडेट दिया, वो कहते हैं हम 5 साल पूरे करेंगे। तो आप सोच ले कि 5 साल मुझे तो खौफ आ रहा है अगर इसी रफ्तार से अशिया महंगी होती रही तो 5 साल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर आप समझ से बाहर है। खौफ खाना छोड़ दें, खौफ खाना छोड़ दें। आप हवा खाने की प्रैक्टिस करने, वो हवा वैसे आजकल जहरीली आ रही है, लेकिन गर्मियों में कुछ बेहतर हो जाए, हवा खाने की प्रैक्टिस करें। मुझे ये डर है ये हवा के ऊपर भी कोई पैसे ना बढ़ाएं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, फिर इसके साथ साथ सेहत सहूलत कार्ड, तीसरा हिस्सा आवाम का अगर उससे फायदा उठा भी रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि लोगों को इससे फायदा नहीं पहुंच रहा, अगर बहुत कम लोगों को इससे फायदा पहुंच भी रहा है, तो ये चीजें इस कदर महंगाई, उस फायदे का क्या मुझे बता दें, उसका लोगों को तो उसका कोई सवाब नहीं है ना। आपने महंगाई इस कदर कर दी है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। अगर कोई बीमार है, अस्पतालों में जा रहा है तो उसको इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। उस पर आप 1-2 मंसूबे अपने नाम की तख्तियां लगाकर
اپنے نام سے ان کی تشہیر بھی کر دیں گے تو عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا پہلے میں مختصر آپ نے تین چیزیں بات کی، پاکستان ہاؤسنگ اور صحت کارڈ اور اس کے بعد مہنگائی۔ پاکستان ہاؤسنگ کا آپ جو لے کے آنے تھے گھر کدھر ہے؟ آپ وہ گھر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے بینکوں کو کہا ہے بینک قرض دے رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے انوالو کر لیا ہے، پرائیویٹ جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ انی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ بینکوں سے آپ کا تو نہیں آ رہا، وہ تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ تو فائدہ اس سائٹ پہ جا رہا ہے۔ آپ نے بات کی صحت کی، آپ نے صحت کارڈ دیے، صحت کارڈ کی وہ پوری ایک لسٹ نکلوا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پینل کے اوپر کون کون سے ہاسپٹلز ہیں۔ مجھے ایک پی ایچ اے کا مالی ملا، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ انصاف ہیلتھ کارڈ لیا ہے، میں فلاں ہاسپٹل کے اندر گیا، وہاں پہ اس ہاسپٹل کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ گائنی کا ان کا ایشو تھا، کہتے جی وہاں پہ سہولت ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس ہیلتھ کارڈ کو میں نے چاٹنا ہے اور کسی اور پینل کے اوپر کوئی ایسا ہاسپٹل اچھا ہے نہیں کہ جہاں پہ لے کے جائیں، کہتا ہے میرے علاقے کے اندر جو ہاسپٹل اس کی یہ حالت ہے۔ دو ہو گئی، مہنگائی پہ آ جائیں تو سر مہنگائی تو ہوگی، میری بات سنیں، جب آپ کے اپنے حکومتی وزراء آ کے کہہ دیں گے ٹی وی پہ کہ جی مہنگائی کے علاوہ سب چیزیں کنٹرول ہیں، کنٹرول کیا ہے مجھے وہ بتا دیں۔ کنٹرول سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہی کنٹرول میں ہے۔ کرونا اور بھائی دیکھیں کنٹرول میں ہے تو 500 روپیہ ہوا نا، مرغی 22 روپے مہنگی ہو گئی ہے، میں نے تو دسو نا۔ اور دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں نا قوت خرید ختم ہو گئی ہیں، نہیں سر نہیں، قوت خرید کسی کی ختم نہیں ہوئی ہے، بس جو آ رہے ہیں نا انہیں ہاتھ سے چھری پھڑی ہے اور کہنا لا لو اور گردن ہم اپنی اتروائی۔ ریزن کیا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو امیر گھر کے اندر ہے، جو 10-12 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے، اس نے بھی یہ استعمال کرنی ہے، جو 10 روپے یا 100 روپے 1000 روپے دہاڑی پہ کام کر رہا ہے اس نے بھی یہ استعمال کرنی ہے، اس کی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو ہم نے تو ہر روز دفتر آنا ہی آنا ہے، ہم پیٹرول مہنگا لینے کے لیے بھی مجبور ہو جائیں گے، اپنے ضروری کاموں کو لوگوں نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ جن لوگوں نے بچوں کو اسکول کالجز، ویسے تو آج کل اسکول بند ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، لوگ اپنی ضروریات جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مہنگائی کرنے والے مہنگائی کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ نال روڈ دھرمپورہ سے ہربنسپورہ تک چنگچی رکشوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے دھرمپورہ تک پہلے ہی پابندی تھی، چنگچی رکشے کے نال روڈ کے ساتھ موجود سروس روڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اس خبر پہ آتے ہیں، بٹ صاحب یہ سونا لاہور مہم کا کیا بنا ہے؟ میں جگہ میں نے ویسے نا میں نے وہ بڑے وہ انہوں نے جو لگائے ہوئے ہیں وہ کلرز بنا کے میں نے وہ دیکھے تو ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں وہ سونا لاہور ہے کی کار کی رہنے سمجھ سے باہر ہے۔ چلاؤ سونا لاہور دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بھی پروگرام شروع سونے لاہور کو پکڑ کے بیڑا غرق کر دیا، اگے کیڑا ہے گا سی جڑا تھوڑا بہت ایسی وہ بھی بیڑا غرق بھی کہہ رہے گا میرے نام نو خراب نہ کرو، میرا بیڑا غرق۔ خیر بیک ٹو دا نیوز، بٹ صاحب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ چنگچی رکشے اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اسموگ کا باعث بھی بن رہے ہیں، جس طرح سے دھواں نکلتا ہے، پھر حادثات بھی ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں میں اس فیصلے کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ ادرک 500 روپے کلو ہو گیا، اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ بات سنیں نا، آپ نے اس کو سڑک پہ آنے سے منع کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ساتھ سروس لینا وہاں پہ چلا لیں، دیکھیں دھواں تو وہ ویسے ہی چھوڑے گا، ٹھیک ہے، اگر اس نے کراس کرنا ہو دیکھے گا جی وہ نکل گیا۔ بالکل مقصد یہ کہ وہاں پہ آپ کو 24 گھنٹے 12 گھنٹے 6 گھنٹے جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ٹریفک والے تے ہون جی کہنے نے خالی سڑک سانو لبے تے اس تو بس انتاریفی سنک لب جاوے، ٹھیک ہے نا؟ تو سر یہ حل نہیں ہے اس کا، یا تو آپ اس کو مکمل بلاک کریں، آپ چلیں اسٹیشن چلے جائیں، دموریا پل چلے جائیں، ادھر اندرون شہر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہی چلتے نظر آئیں گے، اور یقین کریں کہ ان کی وجہ سے اتنی ٹریفک ہرڈلز ہوگی، اتنی زیادہ پرابلم ہوگی۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ٹرانسپورٹ کا جو نظام دیا ہے، آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ تو بٹ سب ویسے بند ہو کے رہ گئی ہے، اب پھر جن لوگوں نے آس پاس کہیں سفر کرنا ہے تو کس طرح جائیں؟ دیکھیں یہ بھی تو ایک کوشچن مارک ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں، تو پائی جان پھر الیکٹرک چنگچی بھی لائے وہ، یہ تو آپ کو سستا پڑے گا۔ ان لوگوں کو آپ دیں نا الیکٹرک موٹر بائکس دیں، اگر ہیں آپ کے پاس یا آپ منگوا رہے ہیں تو ان کو دیں تاکہ یہ معاملہ خراب ہو۔ اچھا دوسری بات،
یہ بند ہو گیا نا، یہ 1 سال بعد گورنمنٹ کو بہت زور کا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کا اقدام کوئی اٹھانا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اسی طریقے سے. 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد اس طرح کی ایک سٹوری ضرور وہ کرواتے ہیں کہ جی چینچی رکشے بند کر دیے، چینچی رکشے وہاں پہ فلان جگہ پہ نہیں جا سکیں گے، لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال کی آپ خبر نکال کے دیکھ لیں، یہ ایسا ہی ہوگا. ایشو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پرماننٹ پالیسی نہیں ہے، کسی بھی چیز پہ پالیسی نہیں ہے آپ کی، صرف پالیسیاں آپ کی کاغذوں تک محدود ہیں. میں تو کہتا ہوں ایویں تسی گونگلو تو مٹی جھاڑی ہے، چل دے انہوں نے پھر رہنا ہے، بند تسی کرنے نہیں گئے. تو میں اس پہ یہی کمنٹ کروں گا. اچھا پھر بٹ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پر روک کے فائنز بھی کیے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا احتجاج بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ڈرائیورز رکشوں کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ بھی خبریں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں. سر تو اپنا نقصان کرتے ہیں نا، گورنمنٹ کا کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو اس کا پے بیک ملا ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے، ان چینچی رکشوں کے ڈرائیورز آپ دیکھیں گے نا، وہ سارے وہ ہیں کہ جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں. بالکل، لڑکے اور اس پہ ایک علیحدہ سے مہم چلائی رکھی ہے سٹی ٹریفک پولیس نے، چالان کیے جانے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف. اور سر ٹریفک پولیس دی نہ گل کریا کرو اے پورے شہر دے وچ انہوں نے جگہ جگہ موٹر سائیکلاں نوں روک کے چلان کیتے جا رہے نے، پر سامنے اس کے سگنل کے اوپر ٹرافک بلاک ہو، ہاسپٹل کے اوپر ٹریفک بلاک ہو، اس کو نہیں دیکھنا، اس نے نہیں دیکھنا. یہ میں کہنا ہے ایویں تسی مفتدا کیتا ہویا ہے. اچھا ہاں لیکن بٹ صاحب اگر اس طرح کے فیصلے کیے بھی جا رہے ہیں تو پھر پراپر اس پہ طریقہ کار سے امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے نا، تاکہ آپ اس کو کوئی فائدہ بھی 1-2 دن کے لیے صرف دکھانے کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ تو سر یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا جو سیف سٹی کیمرے، مجھے یاد آ گیا، میں کہتا ہوں قسم سے اس کا نام تبدیل کر دیں آپ، سیف سٹی کیمرہ کی بجائے کر دیں چلان سٹی کیمرہ. یہ بٹ صاحب نے تجویز دے دیا. بٹ صاحب وقت کم ہے، ایمانداری والی بات ہے. وہ چلانا والیاں گڈیاں پھڑ دے پے نے، نہ کوئی مجرم پھڑیا جاندہ نہ کوئی ہور جرائم پیشہ افراد پھڑے، وہ چلانا والیاں گڈیاں پھڑ لگے. بٹ صاحب کتنے کیمرے تو بند ہیں، ان کی حالت ابتر ہو چکی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، آپ ہیڈ لائنز جانیں جس کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں، شہر لاہور بڑا شہر ہے اور یہاں پر ٹریفک کی صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ آلموسٹ ختم ہو کر رہ گئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو سفر وہ آسانی سے کر لیتے تھے ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. آلدو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میٹرو بس سروس بھی سفر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اورنج لائن ٹرین بھی ایک اچھا اضافہ ہے، لوگوں کو آسان سفری سہولت میسر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بسیں روٹس پر چل رہی تھی جن کو بند کیا گیا ہے اس سے بھی لوگوں کی پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس معاملے میں فی الحال ابہام بھی نظر آ رہا ہے. کچھ روٹس پر بسیں چل رہی ہیں، کچھ پر نہیں چل رہی ہیں، اور جو چل رہی ہیں ان کی حالت بہت خستہ حال ہے. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ڈاکٹر شاہد صدیق خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ چیئرمین لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا آلموسٹ روٹس پہ ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے، مستقبل کیا ہے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا؟ دیکھیں پہلے اس میں تھا کہ اورنج ٹرین جیسے چل رہی تھی، معاملات چل رہے تھے، تو ہمارے پہ یہ الزام تھا کہ ہم شاید یہ بند کر دیں گے یا اس کو چلائیں گے، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ ہم نے چلا دی. اسی طرح جو معاملات تھے پرانی گورنمنٹ کے اور پرانی انتظامیہ کے، اس میں جب میں نے جوائن کیا تو وہ آلموسٹ جو زیرو پہ تھا. جو ٹرانسپورٹ کا معاملہ جو تھا وہ کیونکہ ایک معاہدے نارمل نہیں تھے، نیچرل نہیں تھے، ان کو بہت زیادہ سبسڈیز دی جا رہی تھی، بہت سارے معاملات تھے جو میرے آنے سے پہلے وہ بند ہو کے اور وہ جو کمپنیز ہی بھاگ گئیں، انہیں کوئی ایڈوانٹیجز دیے گئے تھے. پرانی جو ہماری انتظامیہ ہے جو اس کو ڈیل کر رہی تھی، تو اس میں ہماری پوری کوشش یہ ہے. ایک تو یہ جو ڈیلے آیا ہے، ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں کہیں بھی کسی ملک کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ساری چیزیں پرابلم کا شکار ہیں، اور ہمارا ملک اب دوسری لہر میں زیادہ افیکٹڈ ہے. تو ہمیں اس چیز سے بھی نپٹنا ہے ساتھ. تو اس میں ڈیلے اس کی وجہ سے آیا. لیکن تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں جو ہمارے پہ الزام بھی ہے یا ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میرے ایک ہی سوال ہے، ایک انتظامیہ سے بھی اور اپنی کمپنی کے حوالے سے بھی، کہ ایک کمپنی چلی بڑی بھرپور طریقے سے چلی اور ایک دم سے بند ہو گئی، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات بند ہونا اور تباہی کے دہانے پہ پہنچ جانا، یہ علیحدہ چیزیں ہیں. ہم اس پہ سر بات کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात कर रहे थे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अब तबाही के दाने पर है, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं 1 मिनट आपका लूँगा। मैंने अभी आपके स्टूडियो में देखा मरियम सफदर जो बातें कर रही थी, नाहलों और जाहलों की हुकूमत थी उनके वालिद उनके चाचा की सूरत में। अब उनकी औलाद जो कि विरासत में उन्हें ये मिली है पार्टी की क़यादत, तो नाहल और जाहिल औलादें अब अपनी करप्शन और अपने वालिदैन की करप्शन बचाने के लिए मुल्तान की तरफ जा रही हैं। अब आते हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ। तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी इसी से तल्लक है। जो इनके इकदामात किए हुए थे, जो ख्वाजा एहसान ने, जो बहर इश्तियाक ने और बाकी लोगों ने ये जब कंपनी शुरू की, उस टाइम तो मामलात बड़े खुशउस्लूबी से चल रहे थे। वो स्टार्ट था, वो करप्शन हुई, जो पैसा आया, जो इंजेक्ट किया गया, उसकी जोर पे चले वो। और वो जो मुआहदे थे आप देखेंगी तो बिल्कुल अननेचुरल किस्म के मुआहदे थे, जिसकी वजह से आप तब लीड नहीं कर रहे थे या जब नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। उन चीजों को क्यों नहीं हाईलाइट किया? बिल्कुल, जो उनके इस वक्त सीईओ साहिबा बैठी हुई हैं, जो उन्हीं की अपॉइंटेड हैं, जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया, एक एज अकाउंटेंट डिप्टी मैनेजर लाया गया, आज सीईओ बनी हुई हैं, वो उन्हीं की वजह से थी। उसके बावजूद हमने उनको मौका दिया कि हाँ देखें, आप इन मामलात को ठीक कर लें, जो गलतियां की थी उनको सीधा कर लें। ट्रांसपोर्ट कंपनी तबाही के दहाने पर है तो इसकी जिम्मेदार भी नून लीग है। नून लीग है, उन्हीं के जो मामलात थे, उन्हीं के जो मुआहदे थे, उन्हीं की वजह से आज वहां पे पहुंची हुई है। तो हमारी पूरी कोशिश है। देखें, बात सुने। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएगा, मुझे इस चीज से इख्तलाफ नहीं है, होगी जिम्मेदार, लेकिन अगर नून लीग ही जिम्मेदार है तो बहुत खुश उसलूबी से हमने देखा कि मामलात उनकी हुकूमत में तो चल रहे थे, तमाम रूट्स पे बसें चल रही थी, फिर उनके जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो जिम्मेदार भी हो गई, बसें भी बंद हो गई, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तबाही के धाने पे भी पहुंच गई। उनके जाने से पहले ये चीजें बंद हो गई हुई थी। आप जब उठा के देखेंगी तो ये 2018 से पहले बंद हो गई हुई थी सारी उनके मुआहदे। तो फिर ये जो सियासी गर्मा गर्मी आपके दफातर तक पहुंच गई है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल भी नून लीग है? देखिए, उनके जो बैठे हुए उनकी बाकियात जो हैं, हमारे लीडर ने हमें बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। खान साहब ने किसी के साथ जाती वो उनके कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो दिया हुआ है हमें लाइन ऑफ एक्शन, हम उसके मुताबिक चले। हमने इन्हें मौका दिया कि आप करें इसको, जो मामलात पहले थे, अगर आपकी गलतियां थी नून लीग को ज्वाइन करना या उन्होंने यहाँ कर दिया, हमने नौकरियों से फारिग नहीं किया, लेकिन हमने उन्हें मौका दिया कि इस मामलात को ठीक कर ले। लेकिन उनके सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएगा, अब सियासत से थोड़ा हट के अवाम के लिए हमने बात करनी है, तो जो इख्तियारात की जंग एलटीसी में चल रही है, उससे अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, उससे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर वो चीज़ें जो कि अवाम के मुफाद में सोची जाती हैं और इस तरह की कंपनियां बनाई जाती हैं, वो तो काफ़ी पीछे रह जाएंगी। देखिए, ऐसी बात इख्तियारात की जंग बिल्कुल नहीं है, काम की जंग है। हम काम करने आए हैं, आज हम इधर हैं, कल कहीं और होंगे। हमने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को आगे लेके जाना है। हम उसमें कारबंद है जो हमें लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है। मैंने जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आई हैं, मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब बड़े अच्छे आदमी आए हैं, अली मुर्तज़ा साहब, मिनिस्टर साहब, सीएम साहब खुद इसको ओवरलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे मामले को। आपने पार्टी मौक़िफ़ की बात की, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा पार्टी मौक़िफ़ क्या है? क्या उसके तहत अब इस कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं? रूट्स पे ऑलरेडी जितनी बसें हैं वो महदूद हैं, क्या उनको भी खत्म करना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि हमारा कोई ऐसा नहीं है। पहले हमारे पे इल्ज़ाम था कि हम ऑरेंज ट्रेन को नहीं चलने देंगे, ऑरेंज ट्रेन भी चल गई, लाहौर की सड़कों में बसें चलेंगी, सीएम साहब ज़ाती इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमने जो पहली मीटिंग हुई है ये अभी 2-3 दिन पहले, उसमें ये उनको भिजवा दिया है कि हमें पहली फेज़ में इतनी बसें इलेक्ट्रिक चाहिए, जो कि इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक भी है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। एनवायरनमेंट के कब सुनाने इंशाल्लाह हमारी जो मामला चल रहे हैं जिन कंपनियों के साथ, हमने कहा वो अदरवाइज इसको 8 से 9 माह लग सकते थे, लेकिन हमने उनसे बात की है तो वो 2 से 2.5 माह में देने को तैयार है बसेस। और हमने ये प्रपोजल बना के भिजवा दी है। 2 से 2.5 माह में इलेक्ट्रिक बस से नजर आए, क्योंकि स्मॉग की सूरत हाल तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। इसी की वजह से हमने उनको चीजों को सामने रखते हुए कंपनी में जो माली बेज़ाब्ती ऊपर ऑडिट शुरू हुआ है, इसके बारे में बताइएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? उसमें देखें, जो मामला थे वो तो ज़ाहिर है माली जो बेज़ाब्तियां थी वो हमारे से पहले ही हुई हैं। अभी तो कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहे, एज सच कोई वो मामलात नहीं है, अभी तो चलने हैं जो फर्दर जो नए हैं। तो पुराने मामलात का जो ऑडिट आएगा
जो लोग आएंगे करके बताएंगे वो आपके सामने भी आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों मैदान जंग बनी, उसकी वजह क्या थी? उसमें ये था कि 2 डायरेक्टर्स हमारे वो मोहतरम है, मेरे साथी थे, एक ने पहले रिजाइन कर दिया था, एक ने बाद में किया था। दोनों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने अपनी मर्जी से और अपनी, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हम नहीं चाहते यहाँ पे बोर्ड में रहना। तो मैंने उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करके भिजवा दिया था। तो ये CEO साहिबा की पता नहीं क्या उनकी इंटेंशन थी, वो उनको लेके आ गई थी कि वो बोर्ड के मेंबर्स हैं और होगा। तो मैंने उस पर सिर्फ एक स्टैंड लिया था जो असूली स्टैंड था, होने वाले लोगों वो नहीं बैठ सकते, ये मामला था। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने वहाँ से गई वो मीटिंग से, एक अच्छा एक्ट नहीं था, मैं उसको नहीं समझता, लेकिन मैं अपनी क़यादत की, अपने मिनिस्टर की, अपने CM के इल्म में ले आया हुआ हूँ। उसके बावजूद हमने मीटिंग कंडक्ट की, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन गए हुए हैं, वो भिजवा दिए हैं और उसके मुताबिक हमने जो वे फॉरवर्ड था वो भी फॉरवर्ड कर दिया है अपने हायर अप्स को, और इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको जल्दी खुशखबरी होगी। जिन रूट्स पे बसें चल रही हैं उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है, और उसके साथ साथ जिस तरह से धुआं छोड़ रही हैं और स्मॉग की शिद्दत आपके सामने है, धुआं छोड़ती गाड़ियां सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही हैं, और बारहा ये रिपोर्ट भी की जा रही है कि वो LTC की गाड़ियां हैं, उस पर क्या देखिए LTC एज सच कोई ओन नहीं करता, एक रेगुलेटर है, उनको रेगुलेट करता है। जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, हमने उनके ऊपर अभी भी ट्रांसपोर्टर में एक चैनल पे देख रहा था, वो यही रो रहे थे कि हमारे चलान हो रहे हैं, स्मोक के ऊपर गाड़ियां छोड़ रही हैं, फिटनेस के ऊपर हो रहा है। सही, आपने कहा ओन नहीं करता, चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखता क्या? क्योंकि देखिए गाड़ियां तो आपकी हैं, तो लोगों ने तो आपको रिस्पॉन्सिबल कहना है ना। गाड़ियां, मैं फिर वो बता रहा हूँ कि हमारी नहीं है, हमारे हम उनको रेगुलेट करते हैं। जो गाड़ी उसको उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर जाएगी उसके चलान भी होंगे, उनकी फिटनेस पे उनको नोटिसेस भी होंगे, वो हो रहे हैं। इसी वजह से ट्रांसपोर्टर शोर भी मचा रहे थे। तो हमारा मामला ये है कि हमने अच्छी, सस्ती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी है, और इंशाल्लाह वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप भी आएँ, हम भी आएँ, और इंशाल्लाह इस अपने वादे को हम पूरा करके दिखाएंगे। सही, रूट्स प्लान कर लिए गए हैं क्या? जिन रूट्स पे जो सर्वे था, देखिए आज से 10 साल पहले वाले रूट्स जो अब अपने 8 साल की मुद्दत के बाद बंद हुए 2017 के एंड में, उनके ऊपर सारी वर्किंग हो गई हुई है, सर्वे हो रहा है। जो राइडरशिप के वाले से जो उनके मामलात, अब वो पहले वाले तो नहीं है, तो उन पे सर्वे भी हो रहा है और कुछ पे मुकम्मल भी हो गया है। तो इंशाल्लाह वो भी हम जामे रिपोर्ट आपको पेश कर देंगे। सही, मुझे ये बताइएगा, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, ये एक अच्छा एडिशन नहीं है क्या? क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत बदनज़मी का शिकार थी शहर में, शाम के औकात में आपका कहीं जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ महदूद हो गई, उस पे इन दोनों बसेस का किरदार आप कैसा देखते हैं? जो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस, उसमें देखें बात, हमें जो भी इस मुल्क के लिए, जो भी इस आवाम के लिए अच्छा प्रोजेक्ट होगा, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, ना हमने किया। अगर ऐसा होता तो हम उनको बंद करते, लेकिन अब बंद करने की तरफ नहीं गए, हमने उसको फैसिलिटेट किया। हमें इतराज़ सिर्फ एक चीज़ का है कि जो 1 अरब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो 10 अरब पे क्यों चला गया, जो 10 अरब से शुरू हुआ है वो 100 अरब पे क्यों चला गया। एतराज़ात हमारे समझते डॉक्टर साहब, वो उसकी वजह से, और फिर उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए था। ऑरेंज ट्रेन हमने चलाई है, हमने उस पर कोई रोड़े नहीं अटकाए, हमने उसको फैसिलिटेट किया और चला के दिखा दी, और चल भी रही है। तो उसमें लेकिन हमें इतराज़ ये था कि उसका मैकेनिज्म बनाया नहीं गया था पूरा, कि वो एक प्रोजेक्ट बड़ा कम पैसों से शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा पैसों में जाके बना। तो इसके लिए और भी बहुत हो सकता था, जैसे कि पहले अंडरग्राउंड इसका था कि अंडरग्राउंड ये चले तो आधी से कम कीमत में बन जाना था, ये ट्रेन सिस्टम जो बन जाना था, लेकिन उसको ऊपर लाया गया कि लोगों को दिखाया जा सके। तो ये नहीं देखा गया कि उसमें मुल्क की या अवाम की भलाई कितनी है, उनमें ये देखा गया कि हम अपना दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं। उसके लिए चाहे अवाम का गर्दन दबानी पड़े, ये है कि अवाम को उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही, अवाम तक उसके समरात के हद तक पहुंच रहे हैं। आपने एक अच्छी न्यूज अवाम को ये सुना दी है कि 2 महीनों तक शहर में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो आ जाएंगी और शहरी उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। हमारे पास थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं और फ़न और फ़नकार यहाँ पे मौजूद हैं हमेशा से।
प्लेटफॉर्म उस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि नहीं लोगों को मिल पाते कि लोग अपने काम को मनवा सकें। अभी जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है उनका काम इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग है। ये उनको ख्याल कैसे आया और किस तरह से उन्होंने ये फन पारे बनाना शुरू किए, कितना टाइम इसके लिए दरकार होता है, और ये आर्टिस्ट ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद अली सादिक जो कि आर्टिस्ट, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद आपके? अल्लाह पाक करम, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, आर्टिस्ट हम बहुत सारे देखते हैं अपने काम की वजह से, अपने फनपारों की वजह से पहचाने जाते हैं। आपका काम कुछ डिफरेंट मुझे लगा, ये आइडिया कैसे आया? जी, मेरी शुरू से जो है मोटिवेशन वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनकी शायरी जो है उससे मैं अपनी मोटिवेशन हासिल करता हूँ। तो उनकी जो पोइट्री या दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, तो उसी से इंस्पायर हो गए। मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा मैं कुछ मुख्तलिफ करता रहूँ, तो इसी जुस्तजू में मैं मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करता रहता। तो ये भी उसी की एक जो हिस्सा है, पार्ट है उसका। तो ये जब मैंने इलेक्शन के बाद मैंने सोचा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर बनाऊँ, लेकिन बनाऊँ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से, तो वो फिर मैंने ये नेल आर्ट के स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट हमेशा रंगों से खेलते नजर आते हैं, नेल आर्ट का आपको ख्याल कैसे आया? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग भी उस तरफ तवज्जो देते हैं जहाँ हर तरफ रंग नजर आए। नेल आर्ट और उससे फिर इतना ज़बरदस्त काम कर लेना, सोचा कैसे? मेरा जो बताया कि शुरू से है कि मुख्तलिफ मैं कुछ करूं। वैसे हम पेशे से जो हैं वो लोहार हैं, तो मैंने जो अपना पेशा, जो मेरे वाले साहब लोहार है, तो मैंने उसको ही इसमें कन्वर्ट किया। ये चीज़ें हमारे घर में इजीली मिल जाती हैं, तो मैंने उस पर ट्राई की, अपनी कोशिश की, तो वो एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक चीज़ अच्छा, मुझे पहले बताएं इसका क्या प्रॉपर स्केच तैयार करते हैं आप? इसमें हल्की सी लाइन ड्राइंग होती है नीचे, उसके बाद फिर इसको फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फिर ऊपर इसमें लगाना पड़ता है। ये लकड़ी की शीट है, उसके कुछ मैं अपना काम चाहूंगी कि आप नाजरीन को दिखाएं भी और बताएं कि क्या क्या चीजें आपने नेल आर्ट के जरिए इतना जबरदस्त काम भी किया जा सकता है। ये मस्जिद वजीर खान का मैंने व्यू बनाया, जबरदस्त जबरदस्त। और ये पहले मैंने शुरू किया था पोर्ट्रेट से, स्केचेस से। स्केचेस के बाद फिर मैंने इसको अब लैंडस्केप में लेके आया, इसलिए लाहौर के मुख्तलिफ ये जो और ये मीनारे पाकिस्तान किस तरह से खूबसूरती से, हमारा कैमरा भी आपको दिखा रहा है, बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। इसमें वक्त कितना लगता है? वक्त इस पे टाइम टेकिंग बहुत है, इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है एक पेंटिंग बनाने में। और कितनी खूबसूरती से मीनार बने आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर अभी मैंने रिसेंटली अर्तुगुल गाजी का भी स्केच बनाया है, तो उसके अलावा फिर खाना काबा का मॉडल बनाया है, फिर तैयब उर्दगान का मैंने बनाया, वो तुर्की इंटीरियर मिनिस्टर आए थे इस्लामाबाद में, उनको प्रेजेंट किया था। फिर करतारपुर का वो एक सरदार आए थे, उनको मैंने प्रेजेंट किया था। अच्छा, इंडिया भी गया, बहुत ज्यादा कस्टमाइज चीजें पसंद करते हैं, तो इस तरह के स्केचेस लोगों के भी आप बनाते हैं? हाँ, वो इस पे मैं ऑर्डर पे बनाता हूँ, लोग मेरे से बनवाते हैं, तो ये इसमें ही मैं उनका पोर्ट्रेट बना के देता हूँ अगर कोई ऑर्डर पे बनवाएगा। सही। तो इसके अलावा ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, लोग उसको सराहते हैं, तो फिर आगे की जुस्तजू जो है वो पैदा होती जाती है। क्या प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? आगे का जो मेरा माइलस्टोन जो है मेरा, वो ये है कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम दर्ज करवाना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर में मैं ये अपना काम मुकम्मल करूँगा। खाना काबा का ये जो मॉडल है हम अपने नाजरीन को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉडल ये बनाया गया है। कितना वक्त इस पे लगा? इस पे तकरीबन 1 माह लगा था मॉडल ये बनाने में। तो 12 रबीउल अव्वल आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें कुछ अपने तरीके से पार्टिसिपेट करूं, तो उस पे फिर मैंने ये चीज़ बनाई थी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके क्या प्लान्स हैं? आपने जैसे बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसके साथ साथ मुल्क की खिदमत किस तरह से करना चाहते हैं आप? इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली अपना एक ग्रुप बनाया है, और एक फाउंडेशन अपने तैयार किया, आर्टिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट। तो उसमें हमने सब आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके अलावा फिर हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, और उस आर्टिस्ट को सपोर्ट के साथ साथ फिर हम इंसानियत की खिदमत भी करेंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी हम इसमें फलाही काम की तरफ भी हम आ रहे हैं। हमने एक ग्रुप बनाया आर्टिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट का नाम से, तो हम आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करेंगे, मिल के अपनी एग्जीबिशन भी किया करेंगे, और उसके ज़रिए फिर हम जो हैं
गरीब लोग हैं या जो भी हैं लोग उनकी भी हेल्प कर सकेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो अगर आप इस तरह से गेट टुगेदर करेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और फिर जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि जो एग्जीबिशन की जाएंगी उससे फायदा पहुंचेगा गरीब लोगों को, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। थैंक यू सो मच। काम तो आपका बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो प्लान्स आपने कर रखे हैं मुस्तकबिल के लिए वो भी बहुत जबरदस्त, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का फायदा उसमें शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम में न्यूज़ सेगमेंट में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि कैसे कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर इतने मरीज़ हैं, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में इतने मरीज़ हैं, इतने मरीज़ों की हालत सेंसिटिव है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों का रवैया संजीदा नहीं, जिस पर यह स्टेप उठाया गया कि शहर के 26 इलाके ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। और इसका मकसद क्या था कि लोगों को महदूद कर देना, यानी वो इलाके जहां पर केसेस ज्यादा आए हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करके। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन इस मकसद के लिए किया गया है कि उन इलाकों से लोग घरों से ना निकले या फिर कोई रिश्तेदार मिलने के लिए उनके घरों में ना जाएं। इस लॉकडाउन पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, लोग कितने संजीदा हैं और लॉकडाउन किस तरह से किया गया है, किस नौयत का किया गया है, ये हम जानते हैं। सईद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस में केसेस में इजाफे के साथ ही पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर लाहौर के 26 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है वो रात गए ही कर दिया गया था। और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन था वो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से था, वो जारी किया गया था। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 26 इलाके हैं उनमें जो सर फहरिस्त इलाके हैं वो बहरिया टाउन है, DHA है, उसके साथ मॉडल टाउन है, और उसके साथ साथ अगर बात करें जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके ऊपर जो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है वो कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के ही मुताबिक जो लॉकडाउन वाले इलाकों के अंदर तमाम शॉपिंग मॉल्स, दफातर जिसमें सरकारी और निजी दफातर शामिल हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, वो होंगे। और नकल हरकत जो है वो बिल्कुल महदूद होगी और एक मुसाफिर को ही सिर्फ एक सवारी के ऊपर सफ़र करने की इजाज़त है तो वो दी जाएगी। जबकि इलाका मकीनों की जो नकल हमल महदूद करने के लिए ये लॉकडाउन का जो नफाज है वो किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो होगी। जबकि तमाम मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़, हस्पताल, प्राइवेट हस्पताल और डिस्पेंसरियाँ जो होंगी उनको 24 घंटे खुला रहने की इजाज़त है वो दी गई है। जबकि मिल्क शॉप, चिकन और जो गोश्त की दुकानें होंगी वो सुबह 7 बजे से जो रात 7 बजे तक ही उनको खोलने की इजाज़त है वो होगी। जबकि ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, आटा, चक्कियाँ और फ्रूट्स और सब्ज़ी की जो दुकानें होंगी वो सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक खोलने की इजाज़त है वो होगी। और इस वजह से जो पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये था कि नकलो जो हमल होगी वो उसको कम अज़ कम किया जा सके ताकि जो बढ़ते हुए केसेस है कोरोना वायरस के उसमें काबू पाया जा सके। और लाहौर के 26 जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है वो रात गए से ही जारी कर दिया। ठीक है जी, रात गए से ही इसका नफाज किया गया है। 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। सईद ने वो इलाके भी बता दिए हैं, बहरिया टाउन, जौहर टाउन समेत दीगर इलाके हैं जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। अब रात से इसका नफाज तो हो गया, अब देखना ये है कि इस पर किस कदर सख्ती से अमल दरामद होता है। लोगों के रवैये हमने ऑलरेडी देखे थे कि जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया था वहां से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता था, कनाते लगा के इलाके को तो सील कर दिया जाता था। लेकिन अब इस पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इलाके के मकीनों की भी है कि आया वो किस तरह से जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। कम से कम अपने घरों तक महदूद होकर रहेंगे तभी वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं करेगा, दूसरे इलाकों तक नहीं जा सकेगा। इसके साथ साथ एक आम प्रैक्टिस जो हम देखते हैं कि बाहर से लोग भी वहां पर आते हैं, तो ये चीजें शेयर करने का मकसद, आपको बताने का मकसद यही होता है कि इन इलाकों के इर्द गिर्द मत जाएं। अगर आपके रिश्तेदार इन इलाकों में रहते हैं तो आजकल तो फोन पे इतनी सहूलतें मौजूद हैं, आप फोन पे बातचीत कर सकते हैं, हाल अहवाल दरियाफ्त कर सकते हैं। अगर आप सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिलहाल वक्त की यही जरूरत है कि आपको अपने आप को महदूद रखना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है जी मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल कितनी कीमत में आप खरीद सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ जी। हमारे पास पहला मोबाइल है Vivo V17 Pro और इसकी कीमत है जी 66,999 रुपीज़।
Vivo V11 ये आप खरीद सकते हैं 43,000 43,999 रुपीस में। Vivo V15 ये आप खरीद सकते हैं 39,999 रुपीस में। और इसके बाद है Vivo Y17 मोबाइल और इसकी कीमत है 33,999 रुपए यानी 33,999 रुपीस में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं आपने जान लिए। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। ब्रांड्स जहां जहां पे सेल लगी है आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले सना सफीनाज पे अगर आप जाएंगे अप टू 60% यहां पर ऑफ है। खादी पे अगर आप जा रहे हैं तो जी खादी पर भी अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद हमारे पास ब्रांड है जी आइडियाज, अप टू 70% ऑफ से फायदा उठा सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी बोनेंजा, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, ये वो ब्रांड्स हैं जहाँ पर सेल्स लगी हैं। आप खुद अगर जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो SOPs का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जाने से पहले आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कम से कम आपके पास मास्क हो। अलबत्ता मैंने बहुत ज़्यादा विजिट भी किया है इन दुकानों को, यहाँ पर SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है, मास्क की पाबंदी को यकीनी भी बनाया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, जहाँ पर रश ज़्यादा हो वहाँ पर ना जाएं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं आज के भाव। जी मार्केट में मौजूद है हमारे रिपोर्टर इसरार खान। इसरार खान, बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहां दीगर अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर सब्जियों और फलों की कीमतों में भी रद्दोबदल नज़र आ रहा है। आज के भाव में कुछ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, कुछ की कीमतें कम हुई, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज के भाव के मुताबिक आलू 15 रुपये कमी के बाद 85 रुपये से कम होकर 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज 2 रुपये कमी के बाद 58 रुपये किलो, टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 280 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। अदरक 5 रुपये कमी के बाद 530 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की कीमत में 13 रुपये की कमी देखने में आई, जो कि 200 रुपये से कम होकर 187 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च यानी हरी मिर्च 177 रुपये किलो पर मुस्तहकम है। इसी तरह गाजर की कीमत भी 62 रुपये पर मुस्तहकम देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं टाउनशिप सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर चूँकि एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सरकारी निर्ख नामों के मुताबिक सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन इलाका मकीन और जो शहरी ख़रीदार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनका कहना है कि गली मोहल्लों में जो दुकानें या जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं समझते। इस सिलसिले में भी हुकूमत को और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि सरकारी निर्ख नामों पर हर सूरत अमल दरामद करवाने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इसरार, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि किस कीमत पर मार्केट में सब्जियां मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास है मीट रेट्स, मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 450 रुपये में। बीफ मेंस आप खरीद सकेंगे 565 रुपये किलो में। मटन पर केजी मिलेगा 1150 रुपये में। मटन मेंस आप खरीद सकेंगे 1390 रुपये में। इसके बाद आज जी चिकन रेट क्या हैं, जो कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 224 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 325 रुपये में। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।